Hello dear students, myself Namrit Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. Today we will start a very important unit जिसका नाम है काइनामेटिक्स। अब कुछ बच्चों के लिए वर्ड बड़ा अजीब सा है सुनने में कि हमने तो ऐसा सर कभी सुना नहीं, हमको तो सर आप दूसरे तरीके से बताओ। तो भाई इस यूनिट का नाम है मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मतलब हम मोशन को स्टडी करने वाले हैं, वेदर वो 1 डायमेंशन में या वेदर वो 2 डायमेंशन में हो। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है और इसका वेटेज क्या है। देखिए मेंस में, नीट में, एडवांस में, ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो तो एक से दो क्वेश्चन तो मान के चलो कि इसमें से आएंगे ही आएंगे, और इससे जो कंसेप्ट आप सीखोगे वो पूरी फिजिक्स में भी यूज होंगे साथ साथ, है ना। यहाँ पर आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझोगे, ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएगी जब मैं आपको पूरे चैप्टर से गो थ्रू होऊंगा बच्चों। बट अल्टीमेटली आज से आपका जो है एक्चुअल फिजिक्स, जिसको आप मतलब बोलते हो कि न्यूमेरिकल्स, गंदे गंदे न्यूमेरिकल्स, जहां पर हमने अब तक जो हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो अब अप्लाई करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्योंकि यूनिट बड़ी खतरनाक है, यूनिट अपग्रेड हो गई है, तो मैंने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया, मैं भी नए लुक में आ गया हूँ आपके सामने। तो आज से नोट्स बनाने आप स्टार्ट कर दो बच्चों, और जल्दी से क्या टॉपिक पर आते हैं हम। तो एक्चुअल में काइनेमेटिक्स जो वर्ड है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। काइना मीन्स मोशन एंड मैटिक्स मीन्स कि मोशन को मैं मैथमेटिकली समझूंगा, किसी भी चीज के मोशन को, चाहे वो एक कार का चलना हो, चाहे वो एक बॉल को मैं अगर सामने की तरफ फेंकूं उसका मोशन हो कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने दूर जाकर गिरेगा। अगर एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और दूसरी गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो कितने टाइम में वो गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक कर लेगी। कलकत्ता से एक ट्रेन चली 2 घंटे पहले, एक ट्रेन चली दिल्ली से 1 घंटा पहले, उसकी स्पीड इतनी, इसकी स्पीड इतनी, कहां पर किस पॉइंट पर मिल सकती है। इन सभी बातों का जो आंसर है आपको इस यूनिट में मिल जाएगा। हर तरह का मोशन आप पढ़ोगे और उस मोशन को मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करोगे कि एक्चुअल में आपको मतलब अगर इस यूनिट से आप अच्छे से गो थ्रू हो जाते हो तो आपके लिए चीजें बहुत इजी होती जाएगी। क्योंकि जिसने ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स को सॉलिड कर लिया उसके लिए आगे मैकेनिक्स को पढ़ना, फिर आगे रोटेशनल मैकेनिक्स आएगी, हाइड्रोस्टैटिक्स, सभी चीजें स्मूथ होती जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर मैं स्टडी करूंगा मोशन को सभी ऑब्जेक्ट्स के, right? So it is that branch of physics in which we study the motion of the objects, but without considering the cause of motion. हमको ये लेन देना नहीं है कि वो गाड़ी चली कैसे, हमको ये लेन देना है कि वो गाड़ी चल रही है, राइट? हम सिर्फ ये, हमारे लिए मैटर क्या करता है कि भाई एक बाइक चल रही है, ये मैटर नहीं करता कि इस बाइक में कितने सीसी का इंजन है और वो कितने उसको क्या टॉर्क पैदा कर रहा है उसको घुमाने के लिए। तो वी विल ओनली स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग कि उसमें इंजन कैसा है, वो किस कलर की है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे कि देखो 2 चीजें, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन में। अब ये रेस्ट और मोशन को मैं डिफाइन कर देता हूं पहले। रेस्ट का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, एनी ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not changes its position with respect to surrounding with passage of time। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब होगा जब मैं ये बोलूंगा कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी एक चीज आपको और क्लियर करता हूं मैं, आपके लिए किसी चीज का रेस्ट होना किसी दूसरे के लिए रेस्ट नहीं हो सकता। एक चीज मैं और यहां पर मेंशन कर देता हूं, नोट लिख देता हूं यहां पर अभी सही। रेस्ट इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब है कि हम किसी न किसी चीज से रिलेट करके बता सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट पर है। जैसे कि अगर मान लो ट्रेन पर मैं और सपोज हमारा एक स्टूडेंट है हार्दिक और मैं ट्रेन में लूडो खेल रहे हैं और ट्रेन चल पड़ी और कोई बंदा हमको प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए हम दोनों क्या हुए मोशन में, क्योंकि ट्रेन चल रही है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2 सेकंड के बाद ट्रेन थोड़ी दूर चलेगी, 4 सेकंड के बाद थोड़ी सी और दूर चली गई। लेकिन हार्दिक और मैं क्या एक दूसरे के लिए रेस्ट पर होंगे? तो मेरे लिए जो हार्दिक रेस्ट पर है वो किसी और पर्सन के लिए मोशन में है। तभी मैं बोल रहा हूं ना कि रेस्ट इज रिलेटिव टर्म।
ये रिलेटिव टर्म है कि भाई आपके लिए जो रेस्ट है वो किसी और के लिए मोशन हो सकता है। नहीं यकीन आता तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। सपोज करो कि आप अर्थ पर बिल्कुल स्टिल हो, सारी चीजें थम गई, बिल्कुल सभी चीजें स्टिल है, सभी गाड़ियां स्टिल कर दी, हमने चुटकी बजाई और सारा कुछ स्टिल हो गया। अब आपको लगता होगा कि आप रेस्ट पर हो, लेकिन सडनली जस्ट इमेजिन कि कोई मून पर एलियन है जो आपको किसी बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से देख रहे हैं। अब अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, क्या उसके लिए आप रेस्ट पर हुए? नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद, 12 घंटे बाद आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है। तब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि भाई सामने वाला जो ये सपोज करो ताजमहल है, ये क्या रेस्ट पर है? लेकिन अगर एलियन ताजमहल को देखेगा तो बोलेगा नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, वो तो मूव कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो रेस्ट इज रिलेटिव। इसी तरह से ही हमेशा काइनेमेटिक्स में मैं रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए टाइम का रेफरेंस जरूर लूंगा कि भाई टाइम के साथ कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। टर्म्स तो अलग चीज है कि भाई ठीक है, मैं किसी को सराउंडिंग को कुछ भी ले सकता हूं कि मैं ट्रेन में हूं, ट्रेन को सराउंडिंग ले लूं। मैं अगर अर्थ पे हूं तो मैं अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को सारे को सराउंडिंग रिलेट कर लूं कि भाई इनके विद रिस्पेक्ट टू मैं रेस्ट पर हूं, ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैं रेस्ट पर हूं। लेकिन टाइम हर जगह कैलकुलेट होगा, है ना, कि टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत गहरा मीनिंग बता रहा हूं रेस्ट का। जनरली टीचर्स को क्या पढ़ा देंगे कि भाई ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग और टाइम के साथ तो क्या रेस्ट पर है। बट एक्चुअल में रेस्ट रिलेटिव टर्म है, रेस्ट कभी भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं हो सकती, वो भी मैं बताऊंगा अभी। मोशन का मतलब क्या है बच्चों? मोशन मैं ये बोल दूंगा कि भाई एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट changes its position with respect to surrounding and टाइम लिख देता हूं यहां पर मैं। और मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है, मोशन इज आल्सो रिलेटिव। नहीं यकीन आता तो मैं बता देता हूं, कभी आपने शायद नोटिस भी किया हो। सपोज वही प्लेटफॉर्म और ट्रेन और एक और ट्रेन का एग्जांपल लूंगा। दो ट्रेन बिल्कुल पैरेलल है बच्चों, ठीक है, दोनों की स्पीड सामने की तरफ क्या 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस ट्रेन की विंडो और इस ट्रेन की विंडो के हमेशा साथ साथ ऐसे चल रही होगी। तो इस ट्रेन की विंडो में जो पर्सन होगा, अगर वो सामने वाले ट्रेन की विंडो में एक पर्सन को देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि भाई दोनों रेस्ट पर है। बट अगर मैं उसको प्लेटफॉर्म से देखूंगा तो मुझे लगेगा वो मोशन में है। तो यानी कि वो पर्सन किसी के लिए तो रेस्ट पर है और किसी के लिए वो मोशन में है। तो मोशन भी क्या, वो एक रिलेटिव टर्म हुई कि मैटर ये करता है, मोशन को मैं तब डिफाइन कर सकता हूं कि मैं इसको रिलेट किस चीज से कर रहा हूं, राइट। तो तब मैं बोलूंगा कि भाई वो बॉडी जो मोशन में है या रेस्ट पर है, ठीक है। तो जब इन दोनों चीजों को रिलेट किया जाएगा कि भाई मैं किसके साथ रिलेट करके बात कर रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं कि भाई कोई चीज रेस्ट पर है या मोशन में है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इज या कैन we say any body on earth is in absolute rest। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी बॉडी जो अर्थ पर है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है? अब एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? नो, कभी भी नहीं बोल सकता। एक्चुअल में इस यूनिवर्स में मैं किसी भी चीज को ये नहीं बोल सकता कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। अगर मैं अर्थ की भी बात करूं, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको शायद पता नहीं है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एक हाई वेलोसिटी से अर्थ के एक्सिस पर ऐसे घूम रहे हो और अर्थ भी सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगा रही है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, राइट। तो नो बॉडी ऑन अर्थ इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट बिकॉज अर्थ इज इटसेल्फ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इवन एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इवन वी कैन से कि ऐसा भी हो सकता है कि सन और ये जो 9 प्लैनेट्स है, ये पूरी की पूरी जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये भी शायद किसी बहुत बड़े स्टार के चारों तरफ ना घूम रहे हो। तो इसलिए हम इस वर्ड का यूज नहीं कर सकते कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। तो भाई शुरू के 10 मिनट मैंने सिर्फ इस चीज में आपको समझाने में लगा दी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है और क्या कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज नोट डाउन करते रहो, क्योंकि इस लेक्चर को और अगले जितने भी लेक्चर्स आएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लासरूम वाला फील आए।
लेक्चर लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर मिलेगी और आपको क्या साथ साथ नोट्स बनाने। 10 मिनट की वीडियो देखो, पॉज करो, नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, जैसे मर्जी, लेकिन नोट्स साथ में बनाने आपने। नोट्स तो मैं भी प्रोवाइड करूंगा, बट जो चीजें आप अपने हाथ से लिखोगे, हाथ से हैबिट डालोगे, वो तो आपको काम आएगी। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। सो राइट, वन मोर डेफिनेशन, इस टर्म का मैं बहुत बार यूज करूंगा पूरी फिजिक्स में। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं ये मान के चलता हूं कि डायमेंशन नहीं होते इसके, डायमेंशन लेस मान के चलूंगा, क्योंकि मुझे इसका साइज नहीं पता, बहुत ज्यादा छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो छोटे ऑब्जेक्ट हो, मतलब वो छोटा ऑब्जेक्ट जो मैं बोल रहा हूं वो भी रिलेटिव है कहीं ना कहीं। अब सर आप ये बोलोगे सर आप तो हर चीज को रिलेटिव बोल रहे हो, ये बात मैं प्रूफ कर सकता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं कि आप क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 10,000 मीटर ऊपर से किसी सपोज करो 10 किलोमीटर ऊपर से मैं किसी अगर एरोप्लेन से या किसी स्पेसशिप से अगर मैं आपको ऑब्जर्व करूं, तो मुझे आप कितने नजर आओगे? जरा से बिल्कुल। जब आप गाड़ी चलाते हो और आप गूगल नेविगेशन ऑन करते हो तो आपको आपकी गाड़ी बिल्कुल पॉइंट जैसी नजर आती है कि गलियों में से गुजर रही है, सड़कों पे से गुजर रही है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, इवन तक कि अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर की जा सकती है। लेकिन उसकी कंडीशन देखो जरा, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय किसी भी ऑब्जेक्ट का, if distance covered by any object is very much greater than its own size, अगर मेरा साइज या मेरी हाइट अगर 5 फुट 10 इंच है और मैं कवर कर रहा हूं 10 किलोमीटर बिल्कुल पैदल पैदल, तो अगर मुझे कोई ऊपर से देखेगा तो वो मुझे क्या बोलेगा कि भाई एक बिल्कुल पॉइंट जो है वो एक पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। तो ऐसे मैं डिफाइन करता हूं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट का साइज उसके कवर किए गए डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है तो उस ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और उस मोशन को मैं कंसीडर करूं। मान लो कि आप बहुत बड़े साइज की होगी और आपको क्या नजर आ रहा है, भाई ये रहा सन और ये जरा सी अर्थ, और इसने क्या इस तरह से, तो मैं सर्कुलर ऑर्बिट बोल देता हूं अभी आपको, वैसे ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है। सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ क्या रिवॉल्व कर रही है। इस बारे में बाद में जब ग्रेविटेशन आएगा तब इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि सर्कुलर है कि इलिप्टिकल है। अभी के लिए आप मान के चलो कि सर्कुलर पाथ है। कोई भी बस जो दिल्ली से करनाल जा रही है उसको अगर मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूं तो भाई दिल्ली से करनाल जो है वो 123 किलोमीटर है लगभग, और जो बस का साइज है वो कितना हो सकता है, बस शायद 20 फुट लंबी हो सकती है, और 20 फुट और अगर मैं 123 किलोमीटर को कंपेयर करूं तो बस को क्या कहूंगा मैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या ये मैटर करता है कि मोशन किस तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में, तो आंसर है नहीं। टाइप ऑफ मोशन डजंट मैटर कि वो सर्कुलर मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है, वो लीनियर मोशन है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही रहेगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज भी क्लियर होगी। तो जल्दी से नोट डाउन करो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो आप और इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो जल्दी से। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि भाई मुझे मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना है, तो उसका मतलब क्या है, मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कैसे करूंगा। तो व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, अभी इस एग्जांपल पर भी आऊंगा, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आपको बता देता हूं, जनरली हम 3D पढ़ते हैं। 3D का मतलब क्या है, इस तरह से मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये क्या है z एक्सिस है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन मान लेते हैं कि भाई वो सीधा सीधा चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, ना वो हवा में उड़ रहा है ना वो टर्न ले रहा है कोई भी, जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे कोई बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहे, तो सिर्फ मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो क्या इसके लिए मुझे सिर्फ एक एक्स एक्सिस की या सिर्फ एक वाई एक्सिस की या सिर्फ एक जेड एक्सिस की जरूरत होती? कोई भी एक एक्सिस मैं यहाँ पर ले सकता हूं। अब जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस का मतलब हमेशा डाउन द ग्राउंड या अबव द स्काई ऐसा कुछ हो, वो आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सिस चूज कर सकते हो। तो जनरल नोटेशन ले लेता हूं मैं कि भाई ए से कोई पर्सन बी पर गया और बी से सी पर गया, तो भाई पहले जब ए पर गया तो यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से या इस ओरिजिन बोल दूं मैं, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना हो गया x1, यहां तक ab, तो ab का मतलब क्या बोल दिया मैंने x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि भाई फिर उसके बाद b से c पर गया, ठीक है, तो a से c तक का डिस्टेंस कितना हो गया ac, इसको क्या बोल दूंगा मैं x2,
और x2 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, b से c तक का डिस्टेंस। b से c तक का डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, x2 माइनस x1, ये कितना दे रखा है मुझे 15 मीटर। अगर x2 माइनस x1 15 है और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो इसका मतलब x2 कितना हुआ, क्या x2 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 25 मीटर हुआ। ठीक है, तो यानी कि यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 25। क्लियर। तो मुझे क्या किसी y की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर मुझे किसी और कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये पर्सन सीधा चलकर अचानक यहां पर मुड़ जाता नीचे की तरफ, तो मुझे क्या एक y एक्सिस की जरूरत पड़ती, और मैं बोलूं कि वो मुड़ ऐसे मुड़ा और उसके बाद वो हवा में उड़ने लग गया। अगर वो हवा में उड़ने लग जाएगा तो मुझे क्या एक तीसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत भी पड़ेगी, जिसको बोलूंगा मैं z एक्सिस। तो यहां पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो जनरली इसको मैं बोलूंगा मोशन इन 1D। तो यही चीज है कि भाई उसकी पोजीशन को सिर्फ एक एक्सिस से हम लोकेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर वो टाइम के साथ भी चेंज कर रहा हो। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एक कार जो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड, अभी इसमें ये नहीं बोला गया कि वो टर्न ले रही है, वो स्ट्रेट रोड पर है ना, ये पर्सन यहाँ पर बैठा है बड़ा खुश है, स्ट्रेट रोड पर जा रहा है, इसका लॉकडाउन जरूर खत्म हो गया होगा। उसके बाद क्या है, किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन, जैसे कि अब इस मार्कर को मैं ड्रॉप करूं तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे गिरा, ये बीच में जिगजैग ऐसे नीचे नहीं गिरा, बिल्कुल सीधा नीचे गिरा, तो इसको भी क्या बोलूंगा मैं, इट इज आल्सो मोशन इन 1 डायमेंशन, क्योंकि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है y एक्सिस, या आप उसको x एक्सिस भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। इसको भी नोट डाउन करो, इसको नोट्स बनाओ जरा जल्दी बच्चों। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो इसमें नया क्या है, नया ये है कि इसको हम प्योरली न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में बहुत डीपली समझने वाले हैं और आगे करने वाले हैं। तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा आपको एक स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि भाई 2 दोस्त होते हैं, दोबारा से, अब सर आप बहुत बोर ना करना सर प्लीज, हमको पिछली स्टोरी को सुनकर बहुत बोर फील हुआ, डजंट मैटर, वो 1 मिनट की स्टोरी में अभी खत्म कर देता हूं मैं। 2 दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये बोलता है कि भाई मैं तुझे एक चीज बताता हूं जो आज तक मैंने कभी तुझे नहीं बताई, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई अगर तू अपने घर के बैक साइड में जो गार्डन है वहां पर एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से अगर तू 5 मीटर दूर एक गड्ढा खोदेगा तो तुझे बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। तो दूसरे दोस्त को पहले दोस्त की बात पे यकीन हो जाता है कि भाई लगता है सही बोल रहा है ये, आज ये 5 साल बाद मुझे इस तरह से इतनी सीरियसली बात कर रहे, तो इसकी बात में जरूर सच्चाई होगी। तो मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन है कि क्या पहले दोस्त की ये बात सुनकर दूसरे दोस्त को अगर वहां सच्ची में खजाना हुआ, वहां सच्ची में सोना हुआ, क्या वो सोना मिल जाता? वीडियो को पॉज करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे आंसर करोगे तो मुझे सुनाई तो देगा नहीं, बट स्टिल क्या उसको सोना मिल जाता? तो एक बार टेक्निकली इस कंडीशन को समझते हैं कि भाई ये कोई घर है यहां पर इस तरह से, और इस घर के यहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन है और यहां पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। सर ये ड्राइंग का लेक्चर, अब तो फिजिक्स के नाम पे ड्राइंग पढ़ा रहे हो उनको, बड़ी नाइंसाफी है। अब वो जो दोस्त है दूसरे नंबर वाला, जब वो यहां पर जाता है पेड़ के पास और इस पेड़ से 5 मीटर दूर अगर सोने का एक बहुत बड़ा एक तिजोरी अगर दफन होनी चाहिए, क्या इसको मिल जाएगी? आंसर क्या होगा इसका? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? 5 मीटर दूर ना, इस पेड़ से यहां पर 5 मीटर दूर, इस पेड़ से यहां पर 5 मीटर दूर, इस पेड़ से यहां पर 5 मीटर दूर, या इस पेड़ से यहां पर 5 मीटर दूर, या इस पेड़ से यहां पर 5 मीटर दूर, या यहां पर 5 मीटर दूर। उसको तो ऐसे गड्ढा खोदकर ऐसे इस तरह से ऐसे गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो यानी कि इस पूरी इंफॉर्मेशन में बच्चों एक चीज मिसिंग थी, वो थी डायरेक्शन। आई होप कि आप धीरे धीरे इस चीज को समझ पाओगे। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी ना, फंडामेंटल और ड्राइव। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की और होती है, ठीक है, जो ऐसे कैटेगराइज होगी कि भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को सिर्फ अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू से आंसर कर दूं तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपका वेट कितना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा वेट 68 न्यूटन है,
अब आपको ये भी हैरानी होगी सर केजी में तो सुना था, आप न्यूटन क्यों बता रहे हो, वो भी हम जरूर बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो टाइम कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा कि इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप कहां पर जा रहे हो, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप कहां पर जा रहे हो या आप दिल्ली से कहां पर कितनी दूर हो, मैं बोलूंगा अगर आपको सिर्फ मैं भाई 2 किलोमीटर दूर हूं और आपको ये ना मेंशन करूं कि मैं 2 किलोमीटर दिल्ली से दूर हूं, तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जरूरत थी ना, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि भाई उस दरवाजे को बंद कर दो, तो दरवाजे को बंद करने के लिए आपको उस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे। अगर आप उसको दरवाजे को ऐसे खींचोगे अपनी तरफ, अभी भी तो फोर्स लगा रहे हो, बंद तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कुछ, अब जैसे यहां पर उस पर्सन को अगर ये बोल दिया जाता है कि भाई उस पेड़ से नॉर्थ 30 डिग्री में अगर तू गड्ढा खोदेगा तो तुझे सोना मिल जाएगा, तो उसको मिल जाता। 5 मीटर जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो इसी तरह से फिजिक्स में 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिनकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि बॉडी का मास, टाइम, टेम्परेचर। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तभी वो इंफॉर्मेशन उनकी कंप्लीट हो सकती है। तो अभी यहां पर 2 टर्म्स आपको नजर आ रही है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं, इनके डिफरेंस को, फिर मैं इसकी डिटेल में भी आऊंगा। तो डिस्टेंस को मैं पहले बोलूंगा कि भाई ये आपको पहले से पता भी होगा, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। दूसरी बात, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उस पर्सन को डिस्टेंस बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताई गई। चलो उस पर भी आएंगे अभी। तीसरी बात, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी क्या अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, क्योंकि एक्चुअल पाथ है। अभी ये भी एग्जांपल से समझेंगे, कई एग्जांपल दूंगा आपको इनफैक्ट में। और तीसरी बात, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, देयर आर मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स है, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, बड़े बहुत तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, इट्स मैग्नीट्यूड इज, यानी कि इसका जो वैल्यू है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स क्या क्या होंगे, नोट्स आपको खुद से बनाने बच्चों लेक्चर में से। अगर ये एक्चुअल पाथ है तो मैं बोलूंगा कि जो, सॉरी यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, तो मैं बोलूंगा जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो आपको एक डायरेक्शन को चूज करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको सब कुछ बताता हूं अभी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए पहले आप। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी क्या, सेम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसको मेजर कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वाइस वर्सा हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। या कई बार एक कंसेप्चुअल बन जाता है एक नंबर का कि भाई अगर मैं बोलूं डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट,
अगर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया जाए या इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अगर डिस्टेंस ऊपर है तो रेशियो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो भी काम की बातें बताइए पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अब डिटेल में आ रहा हूं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जो जो एक एक चीज बताइए बच्चों। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से ज्यादा क्लियर होगा। सपोज किसी पर्सन को ए पॉइंट से इस दूसरे पर्सन के पास जाना है सी पॉइंट पर। अगर वो पैदल पैदल इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहां पर ऐसे आएगा इसके पास, तो अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर का जो साइड है वो है सपोज 5 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 5 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5 मीटर, और ये भी क्या है 5 मीटर। तो अगर वो इस तरीके से इसके पास आएगा एक्चुअल पाथ को कवर करते हुए ऐसे, तो बोलूंगा कि भाई उसने ए से बी और बी से सी पॉइंट पर क्या कवर किया, डिस्टेंस, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ को कवर कर रहे हैं। बट अगर उसको यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट तरीके से आना है तो वो तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल बीच में से ऐसे इसके पास भाग कर आ जाए। तो क्या इसको इस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए क्या ये 45 डिग्री में एक डायरेक्शन को चूज करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे करके ऐसे जाना है ना। डायरेक्शन, यहां डायरेक्शन मैटर कर गई, क्योंकि अगर वो मान लो ऐसे जाता तो यहां पहुंचता, वो ऐसे जाता तो यहां पहुंचता, बट उसको एग्जैक्ट 45 डिग्री पर ही ऐसे मुड़कर सामने की तरफ आना था। तो इस वाले पाथ से उसने क्या कवर करी, डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बात को वेरीफाई करते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 मीटर ऐसे और 5 मीटर ऐसे, उसने कवर किया 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, ये 5 मीटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक का 5 मीटर का, और क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या ये भी 45 होगा, यहाँ पर 45 90। इससे मुझे क्या पता लगा कि भाई सामने तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और जब बच्चों इसको आप सोल्व करोगे, तो कितना आएगा, √50, ठीक है। तो √50 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो भाई क्या हो जाएगी, 25 गुना 50 तो 5√2 हो जाएगी, 5√2। और ऑब्वियसली बेटा जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 5√2 है, और ये कितना है 5 इंटू में 2, और √2 आपको पता ही है कि भाई 2 से तो छोटा ही है। तो यहां से बात प्रूव हो गई ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमेशा लेस देन होगी किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और उसको कवर करने के लिए डायरेक्शन चाहिए थी, तो भाई मैं बोल दूंगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अब एक और सिनेरियो देखते हैं, एक और सिनेरियो, ये आपको हाई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी प्लीज अपने एग्जांपल्स में नोट डाउन कर लेना। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि भाई किसी पर्सन ने ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाना है और ये 10 मीटर है, तो कोई बात नहीं भाई, देखो ये यहां से यहां चला गया ऐसे, डिस्टेंस कितना ए बी, मैं बोलूंगा 10 मीटर। मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितनी, वो भी ए बी है, तो वो भी कितनी होगी 10 मीटर। तो एक की पॉइंट अपने को क्या समझ आ रहा है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तभी हो सकता है इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यही चीज आपको क्लियर होगी कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 कब आ सकता है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, ऑब्जेक्ट तो चलो जैसा भी हो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो। नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर, अगर मुझे ए से बी पर आना है तो मैं अगर डिस्टेंस कवर करना चाहूं तो डिस्टेंस होगा कुछ ऐसे, राइट, कि भाई यहां पर चल कर मैं ऐसे आ जाऊं, तो ये ए से लेकर बी तक, इसको बोल सकता हूं पाई आर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, अगर मैं यहां से यहां तक दोबारा आ जाऊं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ पाई आर। और अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करनी होगी उसने तो क्या ऐसे सीधा इसके पास चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2r, है ना, डायमीटर यानी कि ट्वाइस। अब यहां पर भी देखो ये क्या होगा 22.7 इंटू में r, और इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू में r, ये कहीं ना कहीं क्या होगा 3.2 इंटू 3.14 हो गया ना, 3.14 r, और ये कितना है 2r। अभी भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो ये तो हर तरह के एग्जांपल में वैलिड है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मुझे दिल्ली से शिमला जाना है, अगर मैं जा रहा हूं बाय वोल्वो,
तो भाई जैसे जैसे रास्ते मुझे लेकर जाएंगे, ले चला गाना है ना एक, ले चला जहां मुझे ले चला रास्ता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लिरिक्स बताना जरा क्या है इसके। गाना तो अच्छा था बट मैं भूल गया। कोई बात नहीं, जहां जहां रास्ता लेकर जाएगा वहां वहां वोल्वो को मुड़ना पड़ेगा। कभी वो घुमावदार मोड़ आएंगे तो वोल्वो ऐसे घूम जाएगी, जैसे जैसे ये रास्ते है। तो अगर एक वोल्वो इस रास्ते पे ट्रेवल करेगी तो वो कवर करेगी डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं एक जेट प्लेन से जाऊं या मेरा खुद का प्राइवेट जेट हो और मैं सीधा सीधा क्या सिर्फ बिना इधर उधर मोड़े सीधा सीधा यहां पर लैंड हो जाऊंगा, ऐसे इस तरह से सीधा सीधा यहां पर, तो बाय प्लेन मैं ये देख पाऊंगा जब मैं ऊपर उड़ रहा हूँ कि रास्ते ऐसे ऐसे मुड़ रहे हैं, वो बेचारी ऐसे ऐसे घूम रही है, बट मेरा प्लेन तो सीधा चला गया। तो प्लेन से मैंने क्या कवर किया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और वोल्वो से क्या मुझे मिला यहाँ पर, वोल्वो से मुझे मिला डिस्टेंस और प्लेन से मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। अब बहुत ही बेहतरीन सी बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, वीडियो में बने रहिए, नोट डाउन कीजिए। तो अब आपका कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट का पता लगेगा कि किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को निकाल सकते हो। और कुछ बच्चे जो जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जो 9th क्लास में किसी अच्छे टीचर पे पढ़ते होंगे, 9th क्लास में जिसने कॉम्पिटिटिव किया होगा, तो शायद वो क्वेश्चंस को कर भी दे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमेशा देखो ये चारों एग्जांपल पे मुझे ए मेरा इनिशियल पॉइंट रहेगा और डी मेरा फाइनल पॉइंट रहेगा, है ना। ए इज ऑलवेज इनिशियल पॉइंट एंड डी इज फाइनल पॉइंट। कोई पर्सन ए से चला, सीधा गया, फिर नीचे आया और फिर इधर ऐसे गया बी पर, यानी कि वो ए से बी गया 5 मीटर, फिर आया 7 मीटर और फिर आया 3 मीटर और वो यहां पर रुक गया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं आप बच्चों के लिए, इनफैक्ट सारे ही मैं करूंगा, आपको कमेंट बॉक्स के लिए मैं एक अलग क्वेश्चन दूंगा। तो देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, ए से बी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मैं ऐसे जोड़ दूंगा। तो 5 7 12 और 3 15, कितना कवर हुआ, 15 मीटर। अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालूंगा मैं ये वेरीफाई भी कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा 15 से तो कम ही होगी। तो देखो इनिशियल से फाइनल जाने का एक शॉर्टकट क्या हो सकता है कि ये सीधा सीधा ऐसे चला जाता है यहां पर, इस तरह से ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करके। अब दिक्कत ये आ गई कि भाई ये साइड कैसे निकाले, है ना, कोई जरिया समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से निकाले भाई। ये कोई मतलब 5 7 3 ना मुझे पेरीमीटर पता। तो इसको करने का तरीका क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करो इस पॉइंट से यहां पर ऐसे रेफरेंस पॉइंट बनाओ इस तरह से, यहां पर एक, अगर ये 7 है बच्चों तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। देखो यहां से एक रेफरेंस पॉइंट बनाओ इस तरह से, अगर ये 3 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 3 मीटर। तो ये कितना हुआ, 2 मीटर। तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 मीटर। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां पर, मुझे ये हिस्सा अगर पता लग जाए, देखो यहां तक 3 है तो ये कितना हुआ, 2, ये कितना हुआ, 7। क्या बच्चों अब ये परपेंडिकुलर बन गया, क्या ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो मेरे लिए तो बहुत इजी होगा काम। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, इट विल बी 49 प्लस 4 अंडर रूट, इट विल बी अंडर रूट 53। अब सोल्व करके देख लेना, ये अंडर रूट जो 53 है ये 15 से बहुत कम होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बच्चों, रूट 53। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे किया। अब इसके साथ ये और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो वही है, बस आपने दिमाग लगाना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व भी कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोई पर्सन ए से शुरू हुआ बच्चों, वो गया बी की तरफ ऐसे, फिर बी से वो सी की तरफ आया और सी से वो सीधा चला गया बिना ब्रेक मारे और वो डी पॉइंट पे चला गया यहाँ पर, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। अगर मुझसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, 7 5 12 और 10 22 मीटर। इस बार डिस्टेंस कितना है, 22 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ बस देख लो, आपकी वो फाइनल पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। अगर वो पर्सन यहां से चला जाता तो उसका क्या होता, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये डिस्टेंस कैसे, मतलब ये लेंथ कैसे निकाले एडी, इसके लिए भी वही, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप पॉज कर चुके हो तो अपना आंसर मैच करोगे कि आपने ऐसी अप्रोच लगाई थी यहाँ पर। अगर यहां से मैं बच्चा परपेंडिकुलर गिरा दूं नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ये 5 है तो यानी कि यहां से यहां तक ये कितनी होनी चाहिए थी, 5।
टोटल 10 है, यानी कि ये कितनी होगी 5, ये 7, तो यानी ये कितनी होगी 7। तो क्या निकाल सकता हूँ अभी मैं, हाइपोटेन्यूज तो निकालना है। अरे देखो ना, ये 5 है यहां तक, तो यानी कि एक्सीड कितना हुआ 5 मीटर आगे, ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। इस डायग्राम को दोबारा से रिवाइंड करके देखो कि भाई हाँ ये कंस्ट्रक्शन कैसे की मैंने। अभी हाइपोटेन्यूज निकाला तो ये भी सिंपल है, लो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, 64 नहीं 74, इट विल बी अंडर रूट 74, वो 22 से कम ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप लेके इन दो क्वेश्चंस को कर दिया। एक और क्वेश्चन देखो, कोई पर्सन ए से पॉइंट डी पे चला गया सीधा ऐसे, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ जरा, सोचो। कमेंट कह रहा हूं, पॉज करो वीडियो को, कमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है ये, वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो। ए से डी देखो, टोटल जो होता है ये 2 पाई आर होता है, यहां से लेकर यहां तक, आधा कर दो तो कितना पाई आर, और आधे का भी आधा कर दो तो कितना हो जाएगा पाई आर बाय 2, यानी कि ये जो ऐसे लेंथ है एक्चुअल पाथ, ये वाली लेंथ ए से डी, ये कितनी होगी बच्चों पाई आर बाय 2। अगर मुझे ए से डी तक जाना था और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना था तो मैं कैसे जाता, मैं ऐसे जाता इस तरह से, अगर इस तरह से जाता तो मुझे अब ये लेंथ निकालनी, कैसे, स्ट्रेट पाथ होगा ना, कैसे निकालूंगा। अरे यहां से ये देखो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा आर, यहां से लेकर यहां तक कितना है आर रेडियस, और ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा मैं, अरे ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा एडी, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि कितना आ जाएगा रूट 2 आर, सोल्व करके देख लेना। अरे रूट 2 आर आएगा, सोल्व करके देख लेना बच्चों ये। तो इस तरह से क्या मैं क्वेश्चंस को कर सकता हूं, दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको, बताओगे भी कैसे, कमेंट में बता देना कि आपको क्या लेक्चर समझ आया, लाइक करके बता देना वीडियो को जरूर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो कोई पर्सन ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर डी आया, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वेरी सिंपल, पॉज करो और खुद से लिखो। ए से डी तक, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस, सर पाई आर बाय 2 ये है, यहां से यहां भी पाई आर बाय 2, यहां से यहां भी पाई आर बाय 2 और यहां से यहां भी पाई आर बाय 2, इस तरह से क्या पाई आर बाय 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई आर बन जाता है। तो यानी कि ये कितना हुआ, 3 बार जब मैंने इसको जोड़ा तो टोटल जो डिस्टेंस आया इस केस में, यहां लिख देता हूं मैं, इस केस का जो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया 3 पाई आर बाय 2। ठीक है जी, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी। अच्छा, अरे ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया सर आपने, ए से डी की तरफ देख रहे हैं, यहां पर खड़े होकर बस डी को देखो, अच्छा वो रहा डी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरह से भेज दो, और अगर मैं इसको यहां पर ऐसे मीट करा दूं, ये आ रहा है ये आ रहा है, अब दोबारा से कंडीशन क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अरे भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मुझे क्या देगा, हाइपोटेन्यूज देगा ना, तो ये भी कितना आ जाएगा रूट 2 आर। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। चलो अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जरा। तो बच्चों आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस और मैं लिख रहा हूं और आपको नजर भी आ रहे होंगे। अब इसमें से ये 3 क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन आपका कमेंट का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, बस आपने दिमाग लगाना है। और एक क्वेश्चन है नीट का, प्रीवियस ईयर नीट का, जो मैं खुद आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं कमेंट वाले क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, पहले वो ईस्ट में गया 4 मीटर, मैं वैल्यूज को मार्क कर रहा हूं। देन ईस्ट में जाने के बाद वो खड़ा हुआ, उसके बाद वो नॉर्थ में चला गया 3 मीटर, और उसके बाद नॉर्थ में 3 मीटर जाने के बाद उसको एक खंबा नजर आया जिसकी हाइट 12 मीटर थी, वो खंबे पे चढ़ गया बिल्कुल टॉप तक। तो पहले 4 मीटर गया, फिर वो 3 मीटर गया, और उसके बाद वो खंबे पे चढ़ गया। आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, हिम्मत मत हारना, करके जरूर दिखाना क्वेश्चन, और अगर नहीं भी हो तो प्लीज मुझे सॉल्यूशन का एक फोटो भेजकर व्हाट्सएप कर देना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दिमाग लगाना है आपने, बिल्कुल हो जाएगा और मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। एक पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर गया ऊपर, फिर राइट साइड गया 10 मीटर पॉइंट सी तक, ए से बी 5, बी से सी 10, और फिर ऊपर गया दोबारा 7 मीटर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि कौन अपना दिमाग लगा पाता है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है, क्या हार्दिक कमेंट करेगा या विधि वाली दोबारा से क्या सबसे पहले कमेंट करेगी। कई बच्चे हैं जो अच्छा रिस्पांस करे कमेंट में, राहुल ने बहुत अच्छा
एक स्पीड पकड़ी है। राहुल ने सभी लेक्चर्स क्या 4 दिन में ही लगता है खत्म कर दिए। ठीक है, तो सभी बच्चे देखो धीरे धीरे करके आपका फिजिक्स का जो फोबिया है वो कभी क्रिएट हो, मतलब दूर ही कर देंगे, कभी क्रिएट होगा ही नहीं। क्योंकि मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम रहती है, मैथमेटिक्स इतना यूज हो रहा है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैथमेटिक्स टूल्स अच्छे से कराए जाए। अब ये दो क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट में आंसर करके बताने हैं मुझे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है नीट प्रीवियस ईयर नीट में, ये नहीं पता कि कब आया था, लेकिन शायद आया था 4-5 सालों में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन भी अच्छा देखो, एक सर्कुलर व्हील है, एक पहिया है जो रोल कर रहा है एक रोड के ऊपर, और इसके नीचे वाले पॉइंट को मैंने पी मार्क कर लिया। आपसे ये पूछा गया कि भाई इस पॉइंट पी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हाफ रोटेशन के बाद। अगर ये व्हील हाफ रोटेट करे इस सड़क के ऊपर, तो इस पॉइंट पी की आपने बताने की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर आप चाहो तो पॉज करके इसको सोल्व करके दिखाओ मुझे जरा। कर लिया आपने? चलो अब देखो जरा ध्यान से देखो कि अभी पी पॉइंट जो है वो ये नीचे यहां पर है। जब हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट पी के ऊपर चला जाएगा यहां पर, है ना। आफ्टर हाफ रोटेशन पॉइंट पी यहां पर चला जाएगा, यहां से यहां ऊपर चला जाएगा। अब ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक का आपने क्या, ये वाला पाथ, ये वाले पॉइंट आपने ये लेंथ निकालनी है, यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहां से, अच्छा यहां से अगर यहां पर ऐसे एक मैं पॉइंट गिरा दूं, दिस इज पॉइंट ओ। अब जस्ट इमेजिन ये टोटल डिस्टेंस कितना है पी से लेकर ओ तक, डायमीटर यानी कि 2r। पी से लेकर ओ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाफ रोटेशन यानी कि पाई आर। यहां से लेकर यहां तक कितनी कवर हुई, हाफ रोटेशन पाई आर। अब क्या मुझे ये निकालना है, पी से लेकर पी तक का डिस्टेंस। अरे बहुत सिंपल है भाई, ये तो क्या बन गया, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज का यहां पर पीपी किसके इक्वल होगा बच्चा, वो पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या रहा है, देखो इसमें से कॉमन आएगा आपका, मैं ऐसा करता हूं इसको इस तरह से लिख देता हूं, वो इजी रहेगा हमारे लिए सोल्व करना ना। पाई स्क्वायर प्लस 4 और बाहर निकाल दो आर स्क्वायर, यानी कि आर बाहर आ गया रूट के। इसी तरह से ही अंदर क्या बचा आपके पास, पाई स्क्वायर प्लस 4, है ना। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, ये आर पाई प्लस। इसको प्लीज एक बार प्लीज इसको भी एक बार हम सोल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपके लिए क्या सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं, दोबारा समझाता हूं इसको। तो जो आंसर आएगा बच्चों सोल्व करके, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने शुरुआत की है काइनेमेटिक्स की। एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताई गई जैसे कि हर बार बताई जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर को प्लीज साथ साथ ही आपने नोट्स बनाने हैं। आज से आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से नोट्स बनाए, यहीं से आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मैं वीडियो लेक्चर इसी तरह से शूट करूंगा जैसे कि आपका एक लाइव क्लासरूम चल रहा हो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों आपके लिए, कि आपने क्या करना है बच्चों, अब जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप मुझसे जब ये क्वेश्चन जब वीडियो लेक्चर से आप नोट्स बना लो तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस की डिमांड भी कर सकते हो कि सर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ताकि हम क्या प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इस लेक्चर से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर का मैं जरूर वेट करूंगा। तो बाय।